नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम एक नए विषय पे बातचीत करेंगे और जैसा कि आप उस विषय को स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है लाल रंग में रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि। रामविलास शर्मा जो हैं वो प्रगतिशील आलोचना के तहत एक प्रसिद्ध आलोचक हैं और आज हम इनकी आलोचना दृष्टि पे बातचीत करेंगे। तो पहले हम प्रगतिवादी यानी कि प्रगतिशील चेतना जब साहित्य में आता है उस काल के बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करें तो 1936 के बाद हम प्रगतिवाद को पाते हैं और प्रगतिवाद क्या है कि जो राजनीति में मार्क्सवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। तो 1936 में प्रगतिशील आलोचना आती है और ये आलोचना मार्क्स के विचारों पे चलती है। मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स और जो उसके विचार हैं उसको मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाज को 2 तरह में 2 तरह के धड़ में बाँटा है। पहला वो शोषक और दूसरा शोषित। शोषक यानी कि जो पूँजीवादी वर्ग है उसको शोषक वर्ग जो आम जनमानस को शोषित करके अपना काम करवाता है। तो इस तरह की विभाजन से समाज में और शोषित वर्ग की बात करना कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा के तहत आता है। नीचे मैंने मेंशन भी किया है कि मार्क्सवादी समीक्षा में वर्ग संघर्ष, सामाजिक समरसता, समाज उत्थान, शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा गया है। मतलब साफ है कि मार्क्सवादी समीक्षा में हम शोषित और शोषक वर्ग के बीच के संघर्ष, सामाजिक समरसता और समाज के उत्थान के लिए जो कार्य हों और शोषितों के प्रति सहानुभूति को दिखाते हुए एक समीक्षा करते हैं, जिसे हम मार्क्सवादी समीक्षा के रूप में देखते हैं। आगे जब हम बात करेंगे रामविलास शर्मा पे, तो कई विधाओं और कई अनुशासनों में लिखने के बावजूद रामविलास शर्मा की मूल पहचान हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक की है। मैं आपको बताऊं और आप जानते भी होंगे अगर साहित्य के विद्यार्थी हैं तो कि रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि भी रह चुके हैं। वो कविता भी लिखे हैं। तो कई विधाओं और कई अनुशासनों में लिखने के बाद भी कई तरह की विधाओं, कविता और कई सारी विधा में लिखने के बाद रामविलास शर्मा को हम हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक के रूप में ही जानते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखा है, लेकिन जो उनका व्यापक आलोचना कर्म है, वह हिंदी साहित्य के इतिहास की नई प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। किसी प्रकार के इतिहास ग्रंथ न लिखने के बाद भी रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यापक तरीके से आलोचना का कार्य किया है और वो एक नई तरह की आलोचना लिखने के लिए जाने जाते हैं। उस तरह की आलोचना जो रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि को विस्तृत करते हुए मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने अनेक अवधारणात्मक पद दिए हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने का नया आधार प्रदान हुआ है। ये जो पद हैं, चाहे हिंदी जाति की बात हो, इस तरह के जो जातीय यानी कि भाषा समूह को समाज में हिंदी जाति, हिंदी पट्टी के पद जो दिए हैं, इसकी बात है कि उन्होंने अनेक अवधारणात्मक पद दिए हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने का नया आधार प्रदान करता है। आज हिंदी पाठक का अपने साहित्य इतिहास के प्रति जो कॉमन सेंस है, आप शब्द को देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आज हिंदी पाठक में यानी कि हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच जो साहित्य के इतिहास को लेकर के एक कॉमन सेंस जो बनता है वो बहुत हद तक रामविलास शर्मा का ही बनाया हुआ है। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि रामविलास शर्मा के जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, चाहे वो प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये रामचंद्र शुक्ल पे या फिर निराला पे हो या फिर किसी प्रकार के आलोचनात्मक पुस्तक जो भी उनकी है, उनमें एक थोड़ा-सा जो साहित्य के लेकर के एक खाका तैयार होता है, वो एक कॉमन सेंस एक सेंस का को क्रिएट करता है, जो जिसको बहुत ज़्यादा हद तक जो श्रेय जाता है, वो रामविलास शर्मा को जाता है। लोक जागरण हिंदी और नवजागरण हिंदी जाति आदि पद प्रचलित करने वाले इन दृष्टियों से हिंदी साहित्य को देखने वाले रामविलास शर्मा ने न सिर्फ हिंदी आलोचना साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि हिंदी के इतिहास को नया आधार दिया है। आप देख रहे होंगे कि दो शब्द आपके सामने आ रहा है,
लोक जागरण और नव जागरण। ये शब्द क्या है कि लोक जागरण जो रामविलास शर्मा ने शब्द का प्रयोग किया है, ये भक्ति काल से लेकर भारतेंदु युग के पहले तक के काल को लोक जागरण से संबोधित करते हैं, और भारतेंदु युग से लेकर अब तक को नव जागरण से संबोधित करते हैं। नव जागरण, आप ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी में नव जागरण है वो आज भी अनवरत रूप से, सतत रूप से जारी है। अगर हम इस समय भी कहें कि हम नव जागरण काल में हैं, तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि रोज नई नई चेतना का विकास, रोज नई तरह की चेतना की जागृति, रोज नई नई तरह के विचारधारा की एक बनावट कसी जा रही है। तो हम आज भी नवजागरण के काल में ही हैं। देखिए, मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि लोक जागरण भक्ति काल से भारतेंदु के पहले तक, नवजागरण भारतेंदु के बाद का समय। और अब इसमें देखना होगा कि रामविलास शर्मा इन दो शब्दों के को लेकर के किस तरह से मार्क्सवादी आलोचक के रूप में एक प्रगतिशील समीक्षा के तत्वों को ढूंढते हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोक जागरण है भक्ति काल से भारतेंदु काल के पहले तक, वो सामंतवाद विरोधी चेतना से भरा हुआ है, और जो नवजागरण है वो पूंजीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी चेतना से भरा हुआ है। आप लोक जागरण में सामंतवादी विरोधी जो चेतना इन्होंने देखी है, वो इस रूप में है कि जब लोक जागरण यानी कि भक्ति काल का जो समय था, वो सामंतों और मुगल काल राजाओं का जो शासन था, उस समय जो शोषित वर्ग को सताया जा रहा था, उस समय जो तुलसी के काव्य में या फिर कबीर के काव्य में, किसी भी भक्ति काल के कवि के काव्य में जो सामंतवाद के विरोध में एक चेतना देखने को मिलती है, सामंतवादी विरोधी गतिविधियों के पर एक काव्य रचना देखने को मिलती है। तो इस तरह के विचार को लोक जागरण के तहत, यानी कि भक्ति काल से भारतेंदु काल के पहले के समय में रामविलास शर्मा ढूंढते हैं। नवजागरण जो भारतेंदु के बाद का समय है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अंग्रेजी सत्ता का शासन हो जाने के बाद 1857 की क्रांति के बाद के समय को नवजागरण कहते हैं। और ये नवजागरण कौन है कि जब भारत में एक तरफ देशी रियासतों में सामंतवाद, छोटे छोटे राजा राज्य करते थे, और एक तरफ एक केंद्रीय शक्ति के रूप में अंग्रेज फैले हुए हैं, और पूंजीवाद के बल पे अनेक फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, शोषण किया जा रहा है लोगों का। तो ये नवजागरण में जो साहित्य है उसमें से पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी चेतना को खोजते हैं, और इन दोनों चेतना में वो शोषण मूलक जो समाज है, जो लोगों को शोषित करके एक अपना काम चला रहा है, इसकी जगह वो समता मूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं। आप अभी तक रामविलास शर्मा के जो आलोचकीय दृष्टि है, इसमें आप लोक जागरण और नवजागरण के माध्यम से सामंतवाद के विरोध में, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोध की चेतना को जागृत करते हुए शोषण मूलक समाज की जगह समता मूलक समाज की स्थापना करना उनकी मूल स्थापना है, और उनका मुख्य रूप से रामविलास शर्मा की ये मुख्य चिंता है। आगे वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या में रामविलास जी ने लिखा है कि भारतेंदु युग उत्तर भारत में जनजागरण का पहला या प्रारंभिक दौर नहीं है, वह जनजागरण की पुरानी परंपरा का एक खास दौर है। जनजागरण की शुरुआत तब होती है जब यहाँ बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगता है, जब यहाँ के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक जातियों का गठन होता है। यह सामंत विरोधी जनजागरण है। अब देखिएगा कि वो क्या लिख रहे हैं कि ये नवजागरण का समय है, मतलब कि भारतेंदु युग के समय है, और कह रहे हैं कि उत्तर भारत में जनजागरण का ये पहला दौर और प्रारंभिक दौर नहीं है। जो भारतेंदु युग है, इससे पहले भी उत्तर भारत में जनजागरण हो चुका है, और जनजागरण यहाँ पे पुरानी परंपरा के रूप में है। जनजागरण की शुरुआत तब होती है जब यहाँ बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगता है, जब यहाँ के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक जातियों का गठन होता है। यह सामंत विरोधी जनजागरण है। सामंत विरोधी इस जनजागरण का संबंध भक्ति काल से है, जिसे रामविलास जी लोक जागरण कहते हैं। इसकी चर्चा हम ऊपर भी कर चुके हैं लोक जागरण के बारे में। भारतेंदु युग उसी पुराने जनजागरण का एक खास दौर है। कह रहे हैं कि वो जो लोक जागरण
जिसमें सामंत विरोधी चेतना का संबंध है। उसी जन जागरण का एक पुराना चली आ रही वो परंपरा के रूप में भारतेंदु युग भी एक उसी जन जागरण के खास दौर के रूप में देखते हैं ये। इसके खास होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका संबंध प्लासी का युद्ध जो कि 1764 से शुरू होकर 1857 के व्यापक स्वतंत्रता संग्राम से है। रामविलास जी के शब्दों में यह साम्राज्यवाद विरोधी जन जागरण है। भारतेंदु युग इस जागरण से जुड़ा है। अब इसकी एक परिपाटी इस व्यवहारिक तौर पे समझें तो रामविलास जी का मानना है कि जो जन जागरण उत्तर भारत में होते आ रहे थे वो भक्ति काल से भी जो आंदोलन होते आ रहे हैं, चाहे भक्ति आंदोलन की बात हो, वो एक बनी बनाई परंपरा के तहत सामंतों के विरोध में जन जागरण आ रहे थे और उसी सामंतों के विरोध में होते हुए जन जागरण का एक रूप ही है जो भारतेंदु युग में नवजागरण के रूप में देखने को मिलता है। और इसके खास होने का मतलब उस भारतेंदु युग में जो नवजागरण है उसको खास होने का मतलब ये है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और प्लासी के युद्ध से ये जुड़ा हुआ है। रामविलास जी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही नवजागरण की शुरुआत मानते हैं। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं और वो ये मानते हैं कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है वो देशी राजाओं के अपने स्वार्थ को साधने के लिए लड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। हम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं और रामविलास जी भी ये मानते हुए उसको नवजागरण की एक सीमा रेखा के तहत देखते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये तो भूमिका रही कि उनकी आलोचना दृष्टि इस तरह की है कि वो लोक जागरण और नवजागरण के रूप में चीज़ों को बांटते हुए समझते हैं। अब भक्ति काल के संबंध में जो उनकी दृष्टि है, जो उनका विचार है, कुछ यूँ है कि वो रामचंद्र शुक्ल की चली आ रही आलोचना दृष्टि को आगे बढ़ाते वाले ही आलोचक हैं। लेकिन वो रामचंद्र शुक्ल की तरह सगुण और निर्गुण दो परस्पर विरोधी भक्ति धाराओं में फंसते नहीं हैं। वो कबीर और तुलसी के बीच नहीं फंसते हैं। वो किसी भी प्रकार के निर्गुण और सगुण पंथों के बीच में नहीं फंसते हैं। तो कुछ ऐसा है कि भक्ति काल संबंधी रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि निर्गुण और सगुण जैसी परस्पर विरोधी भक्ति धाराओं के आधार पर बनी। जैसा कि हमें पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने उतना कबीर पे काम नहीं किया जितना गोस्वामी तुलसीदास को लेकर वो चलते हैं, उतना निर्गुण पंथ को ध्यान नहीं देते हैं जितना वो सगुण को लेकर चलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वे निर्गुण पंथ और निर्गुण पंथियों के प्रति किंचित अनुदार हैं। मतलब कि वो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो निर्गुण और निर्गुण पंथियों के प्रति थोड़े से अनुदार टाइप के दिखे हैं अपने इतिहास ग्रंथों में। उन्होंने लोकमंगल के दायरे में सगुण पंथ और तुलसीदास का ही महत्व है। मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो लोकमंगल के दायरे में सगुण पंथ और तुलसीदास को ही एक महनीय कवि और महनीय पंथ के रूप में स्थान देते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा भक्ति काल के उदय में लोक जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं और ये लोक जागरण जो मूल रूप से सामंत विरोधी है, जिसकी मूल चेतना प्रेम की है। इसीलिए रामविलास शर्मा किसी निर्गुण सगुण और कबीर तुलसी संबंधी विवाद में नहीं पड़ते। मतलब कि ये किसी प्रकार के इस सगुण और निर्गुण दो कवियों के बीच के विवाद में नहीं पड़ते हुए वे मानते हैं कि भक्ति काव्य की केंद्रीय धारा प्रेम की है। इस कारण कबीर और तुलसी दोनों प्रेम मार्गी हैं। रामविलास शर्मा भक्ति काल के सारे काव्य को एक प्रेम का काव्य मानते हैं और वो ये मानते हैं कि कबीर और तुलसी दोनों प्रेम मार्गी कवि हैं, दोनों प्रेम बांटना चाहते हैं, दोनों सौहार्द बांटना चाहते हैं। रामविलास शर्मा कबीर और तुलसी को आमने सामने करके भिड़ंत कराने वाले जो विमर्श जनित आलोचना है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे आलोचक जो हैं वो कबीर और तुलसी, जो कि आज भी हम बहुत सारे सेमिनारों में देखते हुए कि कबीर और तुलसी पे एक भारी भिड़ंत देखने को मिलती है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल और बनाम और भी बहुत सारे आलोचकीय मत देखने को मिलते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा कबीर और तुलसी
को आमने सामने करके किसी भी प्रकार के भिड़ंत में, किसी भी प्रकार के विरोधी गतिविधि में अपने आप को फंसाते नहीं हैं। वो भक्त कवियों को मानव मात्र को जोड़ने वाले एकता के जो सूत्र हैं वे उन पर जोड़ देते हैं। मतलब वो एकता के वे सूत्र व्यापक प्रेम की भावधारा में सिंचित है। वो उस भक्ति काव्य से भी एक प्रेम की काव्य धारा को चुनते हैं जो कि एकता के सूत्र से बंधे हुए हैं। रामविलास जी के अनुसार भक्ति आंदोलन के केंद्र में यही भावधारा सबसे मजबूत है। उसमें कुछ भिन्नता भी है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण और मजबूत आधार प्रेम का है। यह भक्ति आंदोलन की केंद्रीय चिंताधारा है। इसीलिए रामविलास जी भक्ति आंदोलन को निर्गुण सगुण विभाजनों के जरिए समझने वाली इतिहास और आलोचना दृष्टि का विरोध करते हैं। आप स्पष्ट रूप से ये समझ सकते हैं कि रामविलास जी भक्ति आंदोलन को निर्गुण और सगुण विभाजन के जरिए अगर इतिहास और आलोचना दृष्टि अपनाई गई है तो रामविलास जी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि भक्तिकाल को निर्गुण सगुण और किसी भी प्रकार के दो कवियों में बांट के, दो धाराओं में बांट के नहीं समझना चाहिए और उसे एकता के सूत्र में बांधते हुए, प्रेम का काव्य मानते हुए, प्रेम को आधार मानते हुए उसको देखना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि विरोध करते हुए उसकी जगह एक नए आधार को प्रस्तावित करते हैं। वो आधार है योग बनाम भक्ति का। ये योग बनाम भक्ति का जो अवधारणा है ये है क्या? असल में वास्तव में ये जो योग बनाम भक्ति है ये एक ऐसे टर्म के रूप में आप समझ सकते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, और योग का मतलब कि हम उससे जुड़ते हैं, तो ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से एक दूसरे से गठित हैं, और योग जो है वो भक्ति से किस तरह से अलग है, इसको रामविलास शर्मा जी ने व्याख्यायित किया है। इसी के साथ वे भक्ति आंदोलन जैसे महान सांस्कृतिक आंदोलन को कनफटे योगियों का मोहताज बताई जाने वाली धारणा का विरोध करते हैं। मतलब कि जो ये भक्ति आंदोलन के रूप में कनफटे योगियों यानी कि नाथपंथियों, नाथ योगियों को उसमें शामिल नहीं करने वाली जो धारणा है उसका विरोध करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि कहीं न कहीं उन कनफटे योगियों का भी हाथ है भक्ति आंदोलन के बढ़ावे में। आगे अब वो ये तो रही उनकी भक्ति काल पे जो उनकी दृष्टि रही है, तो भक्ति काल पे उनकी दृष्टि क्या क्या रही? वो किसी प्रकार के तुलसी और कबीर में नहीं फंसते हैं, बल्कि लोक जागरण के सूत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक भूमिका के रूप में अपनाते हैं और और उसमें से भक्ति काल से प्रेम को वो चुनते हैं। प्रेम के माध्यम से वो भक्ति काल के काव्य में केंद्रीय भाव के रूप में प्रेम को मानते हैं और उस आधार पे भक्ति काल का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। अब आगे हम जब देखते हैं, ये तो लोक जागरण की बात रही, अब नवजागरण की बात करते हैं। रामविलास शर्मा का मानना है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मुख्य रूप से हिंदी प्रदेश की जनता ने लड़ा, जिसमें साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी चेतना सक्रिय रूप से काम कर रही है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 1857 का जो समय है वो ब्रिटिश सत्ता को स्थापित हो गई है। छोटे छोटे सामंत देसी रियासत पे राज्य कर रहे हैं। वो दौर है, तो उस दौर में साम्राज्यवाद भी है और सामंतवाद भी है, दोनों तरह की शक्तियाँ सक्रिय हैं और उन दोनों तरह के शक्तियों के विरोध में चेतना भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस चेतना के आलोक में, यानी कि इसी चेतना के आलोक का मतलब प्रकाश में, इस चेतना के तहत हिंदी नवजागरण का विकास होता है और उस हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये नवजागरण की आलोचना करने के बाद, यानी कि नवजागरण में भारतेंदु को नवजागरण के अग्रदूत घोषित करने के बाद, नवजागरण में साम्राज्यवाद और सामंतवादी विरोधी चेतना के सक्रिय रूप को पहचानने के बाद रामविलास शर्मा आगे छायावाद
के कवियों पर भी अपनी आलोचना दृष्टि रखते हैं और उनके सबसे प्रिय कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में कहते हैं कि जैसे 1857 का कोई वीर सेनानी युद्ध छोड़कर साहित्य के मैदान में चला आया हो, उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनको दिखते हैं। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ओजस्वी व्यक्तित्व, वो ओज से भरे साहित्य के रचनाकार के रूप में वो कहते हैं कि जिस तरह से 1857 में कोई वीर सेनानी युद्ध छोड़कर जो युद्ध में हो और युद्ध छोड़कर उसी ओज भावना को लिए साहित्य के मैदान में चला आया हो। इस पर टिप्पणी करते हुए नामवर सिंह ने लिखा है कि ज़्यादा सही है कि यह वीर सेनानी रामविलास शर्मा स्वयं है। योद्धा के रूप में उनकी ख्यात तो है ही, विशेष रूप से ये उल्लेखनीय है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम से उनका गहरा लगाव है। सन 57 जैसे उनके समस्त चिंतन की धुरी है और उनके वैचारिक संघर्ष का बीज भाव भी। आप अब समझ सकते हैं कि जो 1857 से नवजागरण का काल वो मानते हैं। इसमें नामवर सिंह भी उन पे एक तीखा व्यंग कसते हुए कहते हैं, एक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि 57 से उनको बहुत प्रेम है। 1857 की क्रांति उनकी समस्त चिंतन की धुरी रही है और ये जो निराला के लिए वो कह रहे हैं कि युद्ध छोड़कर आया, ये कहीं न कहीं वीर सेनानी ये रामविलास स्वयं है। लेकिन उनकी वैचारिक संघर्ष का बीज भाव भी वो इस स्वतंत्रता संग्राम से निकल के आता है और इसी बीज भाव को अपने वो आलोचकीय दृष्टि में वो जमाए होते हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी हैं। जीवन और जगत को देखने का उनका नज़रिया जो है वो भौतिकवादी है। भौतिकवादी वे अपने संपूर्ण लेखन के जरिए भौतिकवाद को प्रतिष्ठित करते हैं। भारतीय वाङ्मय में, मतलब भारतीय संस्कृति में भौतिकवादी चिंतन और साहित्य की परंपरा को रेखांकित करते हुए भाववाद को खारिज करते हैं। अब मार्क्सवाद और भौतिकवाद में गहरी आस्था के कारण रामविलास जी भाववादी दर्शन का विरोध करते हैं और इसी कारण साहित्य में रहस्यवाद का भी विरोध वो करते हैं। मतलब क्या है कि वो मार्क्सवाद के विचारधारा में और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में गहरी आस्था होने के कारण वो भाववादी दर्शन, जो कि व्यक्तिगत एक दर्शन है, व्यक्तिवादी दर्शन के रूप में, व्यक्तिवादी विचारधारा के रूप में है, भाववादी को मानते हुए उसका विरोध करते हैं और वो बताते हैं कि साहित्य में रहस्यवाद भी इसी कारण से आता है। उनका यह भी मानना है कि भाववाद जो है वो व्यक्तिवादी विचारधारा का उत्स है और भौतिक सच्चाई की प्राय अनदेखी करता है। वे लिखते हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा क्षीण होकर निर्जीव, विकृत, अस्वस्थ, यथार्थ विरोधी रचनाओं की सृष्टि कर रही है। यथार्थवादी विचारधारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से ऐसी रचनाएं करने की ओर प्रवृत्ति है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भाववादी लोग हैं, जो व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो निर्जीव होकर विकृत रूप में, अस्वस्थ अवस्था में, यथार्थ विरोधी यानी कि कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं। यानी कि रीतिकालीन कवियों का आप ध्यान लगाएं तो रीतिकाल में विलासिता और स्त्रियों के भोग विलास की जो कल्पना है, इस तरह के भाववादी विचारधारा से रामविलास शर्मा किसी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। वो बिल्कुल भौतिकवादी यानी कि भौतिक होते हुए वो यथार्थ की विचारधारा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि यथार्थवादी विचारधारा ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से ऐसी रचनाएं करने की ओर प्रवृत्ति हो रही है। मतलब ये है कि एक जो रीतिकालीन व्यवस्था है, जो रीतिकालीन साहित्य है, उसमें आप देखते हैं कि जो कवियों की रचनाओं में भोग विलासिता यानी कि भाव प्रवणता दिखाई गई है, भाववाद दिखाया गया है, व्यक्तिगत सुखों के बारे में जो जिक्र किया गया है, उसको ये उसके विरोध में बात करते हैं रामविलास शर्मा जी। और उनका वो कहते हैं कि हमेशा वो भौतिक यानी कि यथार्थ का अनदेखा करते हुए कल्पना में जीता है। लेकिन और उसके जो कवि हैं, उस तरह के जो भाववादी जो कवि हैं या फिर भाववादी जो लोग हैं, वो निर्जीव होते हुए केवल कल्पनाओं के
दृष्टि से विकृत अवस्था में यथार्थ को न जानते हुए कल्पना की रचना कर रहे हैं, बल्कि मानव के विकास में यथार्थ यानी कि सामने जो सच दिख रहा है, रोड पे चलते जो यथार्थ चल रहा है, जो सत्य दिखाई दे रहा है, वो मनुष्य को सर्वांगीण बुद्धि प्रदान करेगा, सर्वांगीण मार्गदर्शन करेगा और उसके विकास के लिए अ, मतलब कि उसके विकास के लिए एक उचित अ, विचार होगा। आगे अब जब वो नवजागरण के बाद निराला के बाद और एक भाववाद के बाद और भाववाद और भौतिकवाद में अंतर के बाद छायावाद के संबंध में क्या दृष्टि रखते हैं, इस पे बातचीत करें। तो छायावाद जो है वो साम्राज्य विरोधी चेतना के निखार का साहित्य है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो छायावाद का समय है 1918 से 1936 तक, ये स्वाधीनता आंदोलन का समय है। भारत में ब्रिटिश सत्ता है और यहाँ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अनेक प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन चलाए जा रहे हैं। यह बात रामविलास शर्मा ने व्यापक पैमाने पर प्रमाणित की और निराला के साहित्य का संबंध स्वाधीनता आंदोलन के नवीन उत्थान के साथ घोषित किया। देखिए कि छायावाद के जो स्तंभ के रूप में एक कवि जाने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी कविताओं को स्वाधीनता आंदोलन के नए उत्थान के रूप में वो मानते हैं रामविलास, क्योंकि उनके प्रिय कवि भी हैं। और प्रिय कवि भी इसलिए हैं क्योंकि उनकी पूरी कविताओं और पूरे साहित्य को पढ़ने के बाद इन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि उनकी जो साहित्य है उसका संबंध स्वाधीनता आंदोलन के नवीन उत्थान से ही है। कवि निराला का महत्व स्थापित करते हुए रामविलास जी ने लिखा है कि निराला का सहज स्वर उदात्त है, ओज उनके साहित्य का प्रधान गुण है। उनके श्रेष्ठ साहित्य में भाव चाहे कोमल हो चाहे कठोर, एक अंतर्निहित शक्ति का परिचय मिलता है। यह शक्ति स्वाधीनता आंदोलन के नए उत्थान की थी। यह शक्ति निराला के व्यक्तित्व की थी। दोनों के संयोग से ही निराला की साहित्य साधना पूरी हुई। मतलब कि निराला की साहित्य में जो शक्ति है वो दो तरह की है, एक स्वाधीनता आंदोलन की शक्ति और एक शक्ति निराला के व्यक्तित्व की है, व्यक्तिगत संघर्ष की है। और दोनों शक्तियों को जब हम जोड़ के देखते हैं तब निराला की साहित्य की जो साधना है वो पूरी होती है, ये रामविलास जी कहना चाहते हैं। आगे जब ये सब सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, जिसमें लोक जागरण, नव जागरण, छायावाद और भौतिकवाद और भाववाद में अंतर के बाद हम देखेंगे कि परंपरा के मूल्यांकन की बात आती है। परंपरा के मूल्यांकन जो ये बिंदु है, इसका मतलब यही है कि जो चली आ रही परिपाटी है, चले आ रहे जो आलोचकीय कर्म है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल और तमाम आलोचकों के रूप में जो चली आ रही परंपरा है, उसके मूल्यांकन की बात ये करते हैं। तो भारत जैसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाले देश में अपनी परंपरा के मूल्यांकन की समस्या सबसे बड़ी है। इसलिए बड़ी है क्योंकि भारत में बहुधर्म, बहुजातीय और बहुत प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ ये देश है। यहाँ भारत के स्वयं की परंपराओं का मूल्यांकन एक बहुत बड़ा विषय विस्तृत रूप में देखने को मिलता है। रामविलास जी ने परंपरा के मूल्यांकन करते हुए बताते हैं कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें वो जो परंपरा के मूल्यांकन में भी है, उनकी मार्क्सवादी दृष्टि छुपी हुई है। आप याद करें कि मैं पहले ही बताया कि कार्ल मार्क्स ने शोषित और शोषक वर्ग में समाज को बांटा हुआ है। और यहाँ भी साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए रामविलास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले साहित्य के उन मूल्यों को हम चुनेंगे जो शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि जो सामंत, जो पूंजीवादी वर्ग है, उसके विरोध में
जो मूल्य है और जो श्रमिक वर्ग है उसके हित में जो मूल्य है, ऐसे मूल्यों को चुनेंगे जब साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करेंगे। तो इसके साथ ही हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और कहते हैं कि इसके साथ ही साहित्य की उस रचना, साहित्य में उस कविता, साहित्य में उस विधा, उस रचना, उस कृति पे ध्यान देंगे जो शोषितों के श्रम पे आधारित रचना होगी, और देखने का प्रयत्न करेंगे कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है, उसके वर्गों की हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशाली वर्ग का साहित्य है या हास्यमान वर्ग का। मतलब कि जो भी साहित्य वर्ग हित को ध्यान में रख के रचा गया हो, उसमें हमें चुनाव करना होगा, उसको पढ़ के, उसको समझ के, कि ये हाशिए पे जो वर्ग है उसके बारे में का साहित्य है कि ये अभ्युदयशील यानी कि पूंजीवादी वर्ग के रूप में लिखा हुआ साहित्य है। और इस तरह के परंपरा के मूल्यांकन और निराला की निराला की कविता में स्वाधीनता आंदोलन की बातों को देखने के बाद कवि दिनकर रामविलास शर्मा जैसे आलोचक पे टिप्पणी करते हैं कि भाग्यशाली है वह कवि जिसे रामविलास शर्मा जैसे आलोचक मिला। इस टिप्पणी से रामविलास शर्मा का आलोचकीय महत्व प्रकट होता है। आगे हम देखेंगे कि नई कविता और अस्तित्ववाद पे रामविलास शर्मा जी का क्या दृष्टि रही है। रामविलास जी का निष्कर्ष है कि अज्ञेय शमशेर आदि पर न सिर्फ अस्तित्ववाद का प्रभाव है बल्कि उनकी कविताओं में नव रहस्यवाद भी है। नई कविता के रामविलास जी अज्ञेय शमशेर, मुक्तिबोध और इधर केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, इन तरह के कवियों को शामिल करते हैं, और ऐसे कवियों को शामिल करते हुए एक निष्कर्ष पे जाते हैं कि अज्ञेय शमशेर आदि पर न सिर्फ अस्तित्ववाद का मतलब खुद के अस्तित्व का प्रभाव है बल्कि उनकी कविताओं में नए तरह के एक रहस्यवाद का भी जिक्र मिलता है, और उनकी नज़र में मुक्तिबोध पर न सिर्फ अस्तित्ववाद का प्रभाव है बल्कि वे सीजोफ्रेनिक भी हैं, उसका कवि व्यक्तित्व विभाजित है। सीजोफ्रेनिक एक शब्द का यूज रामविलास जी करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीजोफ्रेनिक साहित्य का कोई टर्म ना हो के एक बीमारी का नाम है जिसमें आदमी भूल भूल के अपनी याददाश्त खो बैठता है, और इस तरह का आलोचना मुक्तिबोध पे करते हैं कि मुक्तिबोध पर न सिर्फ अस्तित्ववाद का प्रभाव है बल्कि सीजोफ्रेनिक भी हैं। उनका व्यक्तित्व उनका कवि व्यक्तित्व विभाजित है। मतलब इस तरह के बड़े तरीके से एक विवादित आलोचकीय दृष्टि अपनाते हैं मुक्तिबोध के प्रति रामविलास जी। वे यह भी कहते हैं कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता जो अंधेरे में है वो विभाजित व्यक्तित्व की कविता है। आप ध्यान दीजिएगा कि रामविलास जी को मुक्तिबोध जो कवि के रूप में बिल्कुल ही पसंद नहीं आते हैं, और वो यहाँ तक कह जाते हैं कि वो सीजोफ्रेनिक है, मतलब कि अपनी याददाश्त को खो बैठने वाला एक विभाजित व्यक्तित्व के कवि हैं। अंधेरे में जिसको लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, चूंकि ये ध्यान देने वाली बात इसलिए है कि मुक्तिबोध स्वयं एक मार्क्सवादी कवि, मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जानते हैं, और वो मार्क्सवादी के प्रति इस तरह का रवैया सोचने की बात होगी। रामविलास की नज़र में नई कविता दौर के सबसे बड़े कवि केदारनाथ अग्रवाल लगते हैं। रामविलास जी ने स्पष्ट राय में कहा है कि ये दोनों कवि हिंदी कविता में क्रांतिकारी यथार्थवाद के संस्थापक है। अब दोनों कवि कौन है? एक तो उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद में है, और नई कविता के दौर में जब अज्ञेय जैसे कवि, शमशेर बहादुर, नागार्जुन और मुक्तिबोध जैसे ये बड़े कवियों के बीच में वो केदारनाथ अग्रवाल को सबसे बड़े कवि के रूप में देखते हैं, और इन दोनों कवियों को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और केदारनाथ अग्रवाल को, क्रांतिकारी यथार्थवाद के संस्थापक के रूप में
बताते हैं। आगे वो गद्य पे भी अपनी कुछ आलोचना दृष्टि रखते हैं, जो कि उनकी एक कविता है उनकी एक किताब है प्रेमचंद के ऊपर। तो वो मैला अंचल का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि ये प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मैला अंचल में नई चीज है, लोक संस्कृति का वर्णन है, लोकगीतों और लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। इसके साथ कथा कहने की उसकी नई पद्धति है। वह सिनेमा के चित्रों के समान बहुत से साठ इकट्ठा कर देता है। ये साठ एक दूसरे से कितने भी छिन्न हैं इसका ध्यान नहीं रखता। एक ही अध्याय में 3-4 बार कट लगाकर पाठक को चौंधिया देता है। नतीजा यह है कि चलचित्र में जो संबद्धता होती है उसका यहाँ अभाव है। उसकी चित्रण पद्धति यथार्थवाद से अधिक प्रकृतिवाद के निकट है। मैला अंचल का लेखक प्रेमचंद की परंपरा से दूर पड़ा है। मतलब वो रेणु को प्रेमचंद की परंपरा से दूर करते हुए वो देखते हैं, और मैला अंचल को एक किसी भी प्रकार के यथार्थ से निकट न पाते हुए प्रकृति से ज़्यादा निकट पाते हैं, जिसमें एक अंचल का विशेष रूप उजागर किया गया है। तो वो इस तरह के बात करते हैं कि मैलांचल का लेखक प्रेमचंद की परंपरा से दूर पड़ा है। प्रेमचंद की परंपरा और आंचलिकता नामक उनकी एक किताब है। प्रेमचंद उनको काफ़ी पसंद उपन्यासकार के रूप में लगते हैं। प्रेमचंद उनके लिए वो निकष हैं जिसमें वो जैनेंद्र और रेणु समेत बहुतेरे कथाकारों को खारिज कर देते हैं। मतलब वो प्रेमचंद को ही ज़्यादा प्रिय मानते हैं। जैनेंद्र की गांधीपंथी सामाजिकता और उनकी अलग कथा शैली उन्हें यथार्थवादी नहीं लगती है, बल्कि प्रतिक्रांतिकारी लगती है। जैनेंद्र की समूची उपलब्धि को वे देवर भाभी का वाद तक सीमित कर देते हैं। मतलब कि गांधी पंथ विचारधारा पे जैनेंद्र की जो रचनाएं आती हैं उन्हें वो यथार्थवादी न मान के उन्हें क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि क्रांति के प्रति प्रतिक्रांति के रूप में और देवर भाभी के संवाद यानी कि एक दूसरे के नोक झोंक के रूप में बस सीमित कर देते हैं, और देवर भाभी का वाद कहते हैं जैनेंद्र की समूची उपलब्धि को। इस तरह यशपाल के कथा साहित्य पर भी वे मूल्यांकन करते हैं और उन्हें भी चोली जम्फर उतार जैसी संज्ञा से चिन्हित करते हैं। यही आलोचनात्मक व्यवहार उन्होंने राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, अमृत राय आदि वामपंथी लेखकों के साथ भी किया है। उनकी इस तरह की आलोचना को कुल्हाड़ी मार आलोचना की संज्ञा वामपंथी लेखकों ने ही दी है। अब ये सोचने वाली बात है कि राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, अमृत राय आदि वामपंथी लेखकों के साथ भी वो ऐसी तरह के आलोचनात्मक व्यवहार किए हैं कि उनके ही आलोचना को उनकी ही वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने ही कुल्हाड़ी मार आलोचना की संज्ञा दी है। पर कहा जाता है ऐसा, जब उनके विचारधारा को हम जब देखते हैं तो रामविलास शर्मा राजनीतिक स्तर पे, राजनीतिक सोच के स्तर पे स्टालिन को फॉलो करते हैं, यानी कि स्टालिनवादी हैं। लेकिन साहित्य चिंतन पर प्लेखानोव, कार्डवेल आदि मार्क्सवादी साहित्य चिंतकों का प्रभाव था। तो वो केवल मार्क्सवाद, केवल कार्ल मार्क्स के दर्शन नहीं, बल्कि वो कार्डवेल और प्लेखानोव के भी दर्शन से प्रभावित थे। और वो एक जगह ये भी कहते हैं कि मार्क्सवाद हमें डाउटफुल बनाता है। खैर ये दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन वो अपनी आलोचना की दृष्टि में वामपंथी लेखकों तक को भी नहीं छोड़ते हैं और उनसे भी एक कड़ा कठोर आलोचनात्मक व्यवहार करते हुए दिखते हैं। इन सब आलोचना के बावजूद भी रामविलास शर्मा की मान्यताएं अपनी जगह हैं और वे आज भी हिंदी पाठक का सामान्य बोध बनी हुई है। तो ये थी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक दृष्टि, जिसमें वो लोक जागरण, नव जागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, छायावाद पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, नई कविता में केदारनाथ अग्रवाल को एक बड़े कवि के रूप में देखना, और परंपरा के मूल्यांकन में शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता हुआ मूल्य चुनना। तो इस तरह की दृष्टि रखते हुए आलोचना को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाते हुए प्रसिद्ध आलोचक के रूप में रामविलास जी हमारे सामने आते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बने रहें हमारे साथ। हम नए-नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए विषय पे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।